राधे राधे। स्वागत है सभी का। देखिए हम करते हैं DSSB का डेली प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सोल्व। भाई, पहला क्वेश्चन है, हमें रिक्त स्थान को ये क्वेश्चन मार्क की जगह फिल करना है। क्या आएगा? सीरीज है ये, तो सीरीज को हम इजीली कर सकते हैं। एक एक करके देख लेंगे। ए के बाद हो गया था बी, बी के बाद सी के बाद डी, डी के बाद ई आएगा। ई वाले दो ऑप्शन हैं, और ई और जी ये तो सेम ही है। नंबर का देख लेंगे। नंबर का देखो माइनस हो रखा है ऐसे, तो मैं ऐसे जोड़ूंगा तो इधर को प्लस हो जाएगा। 18 और 6 और 24, यहाँ पर 4 ऐड हुआ था, और 28 और 30 में 2 का इतने इतने माइनस हुए थे। पहले 2 माइनस, फिर 4, फिर 6। इस बार 8 माइनस हो जाएगा, तो 18 में से 8 जाएगा, तो 18 में से 8 गया, 10 बचेगा, तो ई और जी 10 वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए क्लिक करता हूँ। राइट है आंसर हमारा। नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृति का क्वेश्चन था ये, तो ये तो इजी क्वेश्चन होगा। देखो क्या, पहले यहाँ पर प्लस था, फिर यहाँ पर हो गया है प्लस, फिर यहाँ से यहाँ गया प्लस, फिर यहाँ से यहाँ गया, और यहाँ से गया यहाँ पर। तो ऐसे ही अब प्लस यहाँ से यहाँ आ जाएगा, नीचे नीचे प्लस होना चाहिए। एक तो इस वाले ऑप्शन में है, और आगे चले तो, और इस वाले लास्ट वाले में भी है, और सेकंड वाले में भी है। फिर और देखना पड़ेगा और क्या क्या है। पर ये तो इजी क्वेश्चन है, हो ही जाएगा। प्लस यहाँ पर हो गया, ये जो राउंड है ये यहाँ पर हो जाएगा, और ये सूरज जैसा जो है ये यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए की करेक्ट हो रहा है इसमें। तो इसी क्लिक करते हैं, इजी होते हैं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? नेक्स्ट है, 5 मित्र हैं, ये एक पंक्ति में उत्तरोन्मुख, मतलब उत्तर की ओर करके मुंह बैठे हैं। ये इनका नॉर्थ साइड को मुंह है पांचों का। टी एन के दाईं ओर बैठा है। चलो मैं 5 लाइन कर लेता हूँ ऐसे। 5 को बैठाते हैं हम इस पे। उत्तर की तरफ मुंह है, तो सभी का ऊपर को मुंह मान लेता हूँ, क्योंकि हमारा जो मैप होता है उसमें ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है। टी एन के दाईं बैठा है। टी जो है, ये टी है, ये किसके दाएं है? एन के दाएं है, तो एन के दाएं हो गया टी। नेक्स्ट है, जो बाएं बाई के दाएं बैठा है। बाई के दाएं कौन बैठा है? एन, है ना। टी एन के दाएं है, टी जो है एन के दाएं है, और जो जो मतलब एन, एन बाई के दाएं है, तो एन किसके बाएं हो जाएगा? दाएं हो जाएगा, एन बाई के। टी एन के दाईं ओर है, जो, इस जो का मतलब है एन से, तो एन बाई के दाईं ओर है, बाई के दाईं ओर है एन। फिर है क्यू दाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है। क्यू जो है दाएं छोर, दाया छोर ये वाला मान लेता हूँ, ये है ये दाया छोर। और कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर तो क्यू नहीं है, सेकंड वाले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर क्यू हो गया, तो 5 हो गए। देखो हमारा 1 2 3 क्यू, और ये लास्ट में जो भी है 5। आगे और देखें, तो टी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? टी के दाएं से दूसरे स्थान पर, तो ये बचा कौन था? देखो बाई हो गया, एन टी क्यू पी, पी बचा है ना, तो पी ही होगा लास्ट में, सिर्फ एक ही बचा था। बताना है टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो टी के दाईं ओर पहले पे तो क्यू है, और दूसरे पर पी हो गया, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। चलो क्लिक करता हूँ मैं इसे। यही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इस बार फिर से आकृति का है। ये तो इजी होते हैं। देखो क्या किया हुआ है इसमें। जी को पहले यहाँ कर दिया, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा ये जी। और इनका बोर्ड देख लेंगे किस तरीके से फेस है। और ऐसे ही ये यहाँ से इधर को घुमा हुआ है 45 डिग्री। फिर ऐसे 45 डिग्री यहाँ हो गया, ऐसे ही 45 डिग्री यहाँ हो जाएगा। तो इजी होगा ये भी, कर लेंगे इसे। ये पहला ही बैठ रहा था इसमें। आगे चलते हैं। आकृति का ही है ये। आकृति भी काफी सारे, क्योंकि ये जो है जेएससी का पेपर है, इसमें 40 आते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन आते थे। तो 40 में से 4 से 5 ही आकृति वाले आते थे, और इजी इजी होते हैं ये सब। क्या कह रहा है कि तरीके से एक कागज को मोड़ने का क्रम, जिस तरीके से मुड़े हुए कागज को काटा जाता है निम्नलिखित आकृति में दर्शाया गया है। खोलने पर कागज कैसा दिखेगा ये बताना है। पहले ऐसा था, ऐसे ही फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया, और फिर ऐसे कट कर दिया। तो किस कौन सा वाला होगा? ऑप्शन देखते हैं नीचे और क्या क्या दिए गए हैं। ये तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पर कट किया हुआ है, तो ये ऊपर को जाएगा ऐसे, लेफ्ट राइट तो होगा नहीं। और क्या ऑप्शन है इसमें? नीचे चलते हैं।
तो नीचे 3 वाले ऑप्शन में से होगा। और देखो ये सी ए की तरफ को मुंह है, ये नहीं होगा। और इसमें यू का फेस एक तो नीचे को है और ये वही नीचे को है, तो ये भी नहीं होगा। ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ये होगा लास्ट वाला। फिर आगे चलते हैं, इजी क्वेश्चन होंगे ये, इन्हें करना तो आसानी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षरांकीय समूह का चयन कीजिए। अरे क्वेश्चन मार्क की जगह हमें ये बताना है क्या आएगा। चलो करते हैं इसे। डी के बाद जी हुआ, तो डी 4 होता है, जी 7 होता है, 3 प्लस हुआ। तो अब यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी 3 हुआ था। एम का 13 है, पी का 16 है, तो यहाँ पर भी 3 प्लस हुआ, तो यहाँ पर भी 3 प्लस हुआ। तो जी 7 है, 7 और 3 10 हो जाएगा, तो 10 वाला जे होगा। और ये दोनों तो ऑप्शन गलत हो गए, तो जे के इन दोनों में से होगा इनका। ये देख लेते हैं नंबर क्या आएगा, 81 आएगा या 83 आएगा। 99 से 90 हो गया, -9 हुआ था। और यहाँ पर कितना माइनस हुआ है, यहाँ पर 3 माइनस हुआ है। तो ये 9 यहाँ पर 7 हुआ होगा, यहाँ पर 5 हुआ होगा, फिर यहाँ पर 3। तो ये क्रम चल रहा है। तो 90 में से 5, 90 में से कितना घटेगा, पहले 9 घटा था, अब 7 घटा होगा, फिर 5 घटा होगा, फिर 3 घटा होगा, है ना। तो 90 में से 7 घटाऊंगा, 83 होगा। फिर 83 आएगा ये, और 83 के बाद कितना घटाना होगा, 5 घटाऊंगा, तो फिर 78 आया हुआ है। तो यही क्रम ठीक है। तो लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो क्लिक करता हूँ, सही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये निष्कर्ष वाला दिया गया है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला। कोई जानवर भूत नहीं है। देखो ये तो है जानवर, और भूत ये है, तो ये कोई नहीं है, तो ये अलग अलग ही बनेगा। ये है भूत और ये है जानवर। सभी भूत गुड़िया हैं, तो ये जो भूत वाले हैं, ये सभी के सभी किसके अंदर आएंगे, ये गुड़िया के अंदर आएंगे। यहाँ पर गुड़िया लिख देता हूँ। फिर है, कोई गुड़िया खिलौना नहीं है। गुड़िया और खिलौने का कोई आपस में कोई संबंध नहीं है, तो खिलौने को मैं गुड़िया से अलग लगाऊंगा। यहाँ पर खिलौना लिख देता हूँ। आगे निष्कर्ष दिया गया है, कोई भूत खिलौना नहीं है। भूत यहाँ पर है, खिलौना यहाँ पर है, तो इनका आपस में तो कोई संबंध बताया नहीं था। तो ये बोला इसने, कोई भूत खिलौना नहीं है, सही बात है। नहीं है कोई भी, ये तो ठीक है। सभी गुड़िया कभी जानवर नहीं हो सकते। गुड़िया यहाँ पर है और जानवर यहाँ पर है, तो हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये बताना है। देखो इसने क्या बताया था, भूत और जानवर का संबंध बताया था ये। कोई जानवर भूत नहीं है, पर गुड़िया जानवर है या नहीं है, ये तो नहीं बताया इसने। तो ये सभी गुड़िया कभी जानवर नहीं हो सकते, अब ये पूछा गया है। तो देखो इसमें जो है गुड़ियों में भूत भी है, और ये बताया गया है कि कोई जानवर भूत नहीं है। जानवर और भूत का कोई संबंध नहीं है आपस में। तो अब हमें गुड़िया और जानवर का बताना है इसमें ना। तो क्योंकि गुड़िया और जानवर में, क्योंकि गुड़ियों में कुछ भूत भी हैं, तो इसलिए सभी गुड़िये जो हैं, ये जानवर थोड़ी ना हो सकते हैं, क्योंकि उसमें भूत भी आ गए। भूत का उसने पहले ही मना कर दिया था कि जानवर से कोई संबंध नहीं है। तो इसीलिए सभी गुड़िया कभी भी जानवर नहीं हो सकती है ना। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, नहीं हो सकती, ये वाला तो ठीक है। अच्छा पहला भी ठीक था, तो चलो लिखते हैं, क्लिक करता हूँ दोनों वाला, एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं। ये ठीक गया देखो। आगे चलते हैं, अगर समझ नहीं आया होगा तो वापस करके देख लेना, इजी था वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृति का है, ये तो इजीली कर ही सकते हैं हम। कैसे इसको ऐसे बनाया था, इसका बनाना है कैसे। तो ये देखो यहाँ पर ये ऐसे था, तो इसको 45 डिग्री ऐसे घुमा दिया गया। अब ये ऐसे है, तो ये ऐसे घूम जाएगा, तो ये यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों तो ठीक है। फिर उसके बाद क्या क्या हुआ है, इसका उल्टा क्या हुआ है, ये वाला यहाँ पर और ये वाला यहाँ पर। तो ऐसे ही जब ये यहाँ पर गया, ये तो ठीक दिया गया है, ये ऐसे हो जाएगा। हाँ शायद ये फर्स्ट वाला ही ठीक होगा। चलो और इसे क्लिक करके देखता हूँ, हाँ यही है इसका। इजीली, ये तो इजी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ई के और क्यू, तो कितना ऐड हुआ, ई होता है 5 और ये है 11, तो +6 हुआ। फिर है के 11 है और क्यू 17, +6 हुआ। इस बार भी +6 हो जाएगा। 17 और 6 हमारे 23 है, 23 होता है डब्ल्यू, तो ये दोनों तो गलत हो गए। डब्ल्यू वाले बचा, डब्ल्यू और एक्स ये दोनों ही सेम है। 95 आएगा या 43 आएगा, ये देखना होगा। तो वैसे तो शायद ये 95 आएगा, क्योंकि 11, 23, 47 ये
प्लस हो रखा है ना। 11 के बाद 23 हुआ, 23 के बाद 47, तो 47 से बढ़ेगा ही, तो 43 तो होगा नहीं। तो ये मैं लगा सकता हूँ ना, 95 ही लगा सकता हूँ, शायद करने की जरूरत नहीं है हमारे। तो ऑप्शन नंबर एक क्लिक करूंगा, यही ठीक है। देखो टाइम क्वेश्चन के हिसाब से हम अप्रोच को चेंज कर सकते हैं। एक पंक्ति, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंक्ति में दीपा बाएं से 19वें स्थान पर और रणबीर दाएं से 10वें स्थान पर है। यदि वे अपना स्थान बदल लें तो दीपा बाएं से 24वें स्थान पर हो जाती है, तब दाएं से रणबीर का स्थान बताना है। चलो इस क्वेश्चन को अगर मैं तो ऐसे करता हूँ, और इसके कभी गलत होने के चांस बिल्कुल ही नामात्र हो जाते हैं। ये इजी तरीका है, देखो कैसे करेंगे। दीपा बाएं से 19वें स्थान पर है, बायां कौन सा होता है हमारा, लेफ्ट है ना, लेफ्ट को बायां है, तो इधर इस साइड से दीपा है ये, और ये कौन से स्थान पर है, 19वें स्थान पर है, इधर से लेफ्ट से। तो देखो ये 19 भी है, तो इसके लेफ्ट साइड कितने बैठे हैं, 18 बैठे हुए हैं। फिर और रणवीर दाएं से 10वें स्थान पर है। रणवीर का जो स्थान है दाएं से, दाएं मतलब राइट, अब रणवीर दाएं से 10वें स्थान पर है, तो दाहिना मतलब राइट, राइट साइड से बताया गया है रणवीर को। ये है रणवीर और ये 10वें स्थान पर है, ये 10वां है, तो इसके राइट साइड में कितने होंगे, 9 होंगे इसके राइट साइड में। अब बोल रहा है भाई अपना स्थान परस्पर बदल लेते हैं, स्थान बदल लेते हैं मतलब रणवीर की जगह तो दीपा, दीपा चली जाएगी, और दीपा की जगह रणवीर आ जाएगा। चलो यहाँ दीपा आ गई और यहाँ पर रणवीर आ गया। तो दीपा बाएं से 24वें स्थान पर आ गई। दीपा अब यहाँ पर है, और दीपा का स्थान क्या बोल रहा है, बाएं से, बाएं मतलब लेफ्ट से, लेफ्ट से 24 भी है ये यहाँ पर 24 भी है। या फिर मैं इसे ऐसे ना करके ऊपर वाले में रणवीर 24वां है इधर से, ये भी तो समझ सकता हूँ, क्योंकि अब जो है दीपा रणवीर की जगह ही है। तो पहले जो अगर मैं बात करूं, पहले रणवीर कितना था, पहले रणवीर 24वें स्थान पर था, बाएं से, लेफ्ट से 24वां था, है ना, ऐसे भी कर सकता हूँ ना। तो यहाँ से रणवीर कितना था, 24वां था, तो इसके इधर हो गए 23, और राइट से कौन सा था, राइट से 10वां था, तो इसके इधर हो गए 9। तो अब बताना क्या है, बताना यह है कि दाएं से रणबीर का स्थान कौन सा है, तो रणबीर यहाँ पर है, दाएं से स्थान बताना है इसका। चलो अच्छा, अगर हमसे टोटल पूछा गया होता तो मैं इन्हें जोड़ देता, 23 और 9 और 1, इतनों को। बाकी अब जो बताया गया है उसके लिए क्या करना होगा, देखिए यहाँ से 24वां है ये दीपा, 24 भी है, 18 ये है, 19 यहाँ तक हो गए, 18 ये और एक 19 दीपा यहाँ थी, जो अब रणबीर है यहाँ पर, 19 तक तो यहाँ हो गए, ये 24 भी है, तो बीच में कितने हो गए, 20, 21, 22, 23, मतलब इसके बीच में रणबीर के और दीपा के बीच में 4 हैं, और तब ये 24 भी है। बताना क्या था, रणबीर का स्थान कौन सा है, दाएं से, रणबीर यहाँ पर है, दाएं से राइट से इसका स्थान बताना है, तो राइट से स्थान कितना हो गया, 9 तो ये है, 9 और एक दीपा 10 और 4 ये है, 10, 11, 12, 13, 14, और रणबीर कौन सा है, 15वां हो गया, 9 और एक 10, या यहाँ पर पता ही था हमें कि 10 10 तो यहाँ पर है, 10 ये है, 4 ये है, 14, और ये रणबीर, तो ऑप्शन नंबर 15वां हो गया। अगर ऐसे करते हैं तो भले ही कोई और जो ट्रिक से बताते हैं, ट्रिक से बताने वालों से यहाँ पर टाइम ज़्यादा लग सकता है, पर क्वेश्चन गलत कभी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मेरा तो कभी गलत नहीं हुआ ऐसे करने से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित रूप से एक दूसरे से संबंधित हैं, इसलिए एक समूह का निर्माण करते हैं। उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो अलग है। तो एन होता है हमारा, चलो इधर से बढ़ते हुए हैं, तो एन, आई है 9 और के है 11, और एन होता है 14, तो कितना बढ़ा, 2, 11 और ये 3 ऐड हुए है ना, ये है 9, ये है 12, आई जे के एल प्लस 3 हुआ, फिर क्या हुआ, एल एम एन ओ प्लस 3 हुआ, यहाँ पर प्लस 3 3 हुआ है, ऊपर प्लस 3 और 2 था, सी 3 है, और ये 6 प्लस 3 हुआ, फिर प्लस 3 हुआ, इसमें भी प्लस 3 3 हुआ, इसमें ई और प्लस 3 हो गया, 8 और 3 11 प्लस 3 हो गया। तो इसमें इन तीनों में तो नीचे वालों में 3 3 प्लस हो रहे हैं, ऊपर वाले में 3 और 2 प्लस हुआ था, तो अलग बताना था, अलग ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। आगे चलते हैं, पहले ही को दिखा रहा है। नेक्स्ट है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है, तो इसमें सिर्फ अंतर कर लेंगे हम। अंतर कितने का होगा, 22 में 32 हो गया, तो ये तो 10 हो गया था ऐड, या 10 घटा था, और यहाँ पर
15 का अंतर है, और यहाँ पर कितने का 20 का अंतर है, और यहाँ पर देखेंगे तो 25 का अंतर है। तो अब ये तो हमें सीरीज पता चल गई, पहले 25 का घटाया, फिर 20 घटाया, फिर 15 घटाया, फिर 10 घटाया, तो अब क्या घटाएंगे, अब 5 घटा देंगे, तो 22 में से 5 गए तो 17 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बी को टिक करूंगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित तीन किसी समान है और एक अलग है, अलग को बताना है। सेम ऐसे ही कर सकते हैं, अभी पीछे भी किया था। जे के एल एम प्लस 3 हुआ, जे के एल एम प्लस 3 हुआ था, और एच आई जे के एल एम, तो ये -5 हो गया। ऐसे ही पी क्यू आर एस टी, तो पी और टी के बीच में कितने हो गए, पी क्यू आर एस टी प्लस 4 हुए। यहाँ पर तो सब अलग अलग ही आ रहे हैं। क्यू से टी हुआ तो +3 हुआ था, और टी से ये घटा 4 घटा है, तो पहले तो +3 और -5 हुआ था, अब ये हुआ +3 और -4। आगे और देख लेते हैं। सी और एफ तो +3 है, और ए से एफ गया तो ये -5 का अंतर है। फिर है डब्ल्यू एक्स वाई जेड +3 है, और यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड -5 है। तो ये हमारे, ये तो 1 2 3, ये फर्स्ट थर्ड और फोर्थ तो सेम है, ये बी वाला अलग है। चलो इजी था। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ, 4 आकृति दी गई है, अलग बतानी है, अलग कौन सी होगी, देख लेते हैं। अच्छा देखो, ये तो इजी था। इसमें जो ये सब ये दिए गए हैं शेप, तो ये शेप अलग है, मतलब कोनों पर है, बाहर है, बीच में मतलब कोई किसी में भी नहीं दिया गया, और यहाँ पर जो है बीच वाली में दिया गया है। ये तो बहुत इजी था। आगे देखेंगे। नेक्स्ट है, उस आकृति का चयन करना है जो आकृति अंतर्निहित है। ये वाली आकृति इसमें होनी चाहिए, वो वाली बतानी थी। तो ये आकृति किसमें दी गई है, ये इसी में दिख रही है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन मार्क की जगह फिल करना है। सीरीज है, फिर से ऐसे ही करते हैं, इसे अंतर देख लेते हैं बस। ये +11 हुआ, 11, और ये हुआ +13 हुआ, 11 13। देखो 11 + 13, यहाँ पर क्या होगा, अभी तो वैसे पता नहीं चल रहा, और यहाँ पर क्या होगा, उसके हिसाब से फिर हम 92 को लगाएंगे। तो देखो 11 के बाद 13, इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि 11 के बाद 13 हुआ, तो अब या तो 15 होगा। एक तो ये हो सकता है, अगर 15 के हिसाब से सही बैठ जाएगा, वरना ये एक तरीके से ऐसे लगा सकते हैं, 11 हमारा अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, और 13 भी, तो इसके बाद क्या पता प्राइम नंबर का जोड़ के दिया गया हो, तो 13 के बाद प्राइम नंबर हमारा होता है 17 होता है, तो या तो 17 जोड़ के दिया गया होगा। तो पहले 15 से करेंगे तो 56, और 15 कितना हो गया, ये हो गया 71। तो अगर ये ऐसे करके दिया होगा तो 71 होगा। चलो 71, फिर क्या दिया गया, 92। तो अगर 15 जोड़ा होगा तो 71 होगा आंसर, और 71 अगर आंसर होगा तो आगे क्या आना चाहिए, आगे आना चाहिए 17 जोड़कर, है ना, क्योंकि 11 जुड़ा पहले, फिर 13, फिर 15, और अब 17 जुड़ना चाहिए। तो 17 जोड़ कर 71 में 17 जोड़ूंगा तो कितना होना चाहिए, 8 और 8 88 होना चाहिए। तो ये तो है नहीं, ये तो गलत है, 71 नहीं होगा। तो क्या होगा, ये इसने ये दिया गया होगा प्राइम नंबर वाला, अभाज्य संख्या वाला। तो मुझे 56 में 17 जोड़ना होगा। 56 में 17 जोड़ूंगा तो हो गया 6 और 1 7, कितना हुआ, क्या था, 56 था, 56 में 17 जोड़ूंगा, 13 का 3 हासिल लगाए, ये 73 हो गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखो 73 है, तो इसके बाद भी प्राइम नंबर जोड़ूंगा, तो 17 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है, 19 आता है। तो 73 और 19 कितना हो जाएगा, ये 92 हो जाएगा। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। चलो क्लिक करते हैं इसे। हाँ यही राइट है हमारा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, एक पंक्ति में निश्चित संख्या में व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। अच्छा, कितने आदमी हैं ये नहीं पता, पर सभी उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। एच आई के निकटतम बाएं है, और लास्ट में क्या बताना है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। एक पंक्ति है, उसमें कुल कितने व्यक्ति हैं ये बताना है। चलो ये पंक्ति बना लेता हूं मैं। सभी का मुंह ऊपर की ओर है, क्योंकि इसने उत्तर की ओर बोला है। एच आई के निकटतम बाएं है। अच्छा, और एम एल के दाईं ओर तीसरे पर है, जे एल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। चलो करना स्टार्ट करते हैं कहीं से। एच आई के निकटतम बाएं है, एच जो है निकटतम बाएं है, तो एच बाएं हो जाएगा किसके, आई के निकटतम बाएं, तो जस्ट बीच में इनके कोई भी नहीं है। एम
एल के दाएं से तीसरे स्थान पर है। एम जो है एल के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो 1 2 और ये तीसरा कौन है? एम है। एल से तीसरे स्थान पर हो गया दाएं, एम है ना, एम हो गया एल से तीसरे स्थान पर। आगे चलते हैं, आई के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। आई के आई कहाँ पर है? आई ये है, ये किसके है? के दाएं है, तो के इधर होगा और कौन से पे था? तीसरे पे था। तो फर्स्ट यहाँ पर पता नहीं कौन है, फिर एच है, फिर ये तीसरा हो गया ना। आई जो है के से तीसरे स्थान पर हो गया दाएं। आगे चलते हैं, जे एल के बाएं से दूसरे स्थान पर है। जे कहाँ है? जे का तो पता नहीं, एल का पता है हमें। तो जे एल के बाएं और दूसरे स्थान पर है। एल का बाएं और इधर होगा, तो जे कहाँ पर है? दूसरे स्थान पर है। एक तो ये छोड़ दिया मैंने, और जे यहाँ पर हो गया। जे हो गया एल से दूसरे स्थान पर लेफ्ट में, ठीक है। जे एच के दाएं से चौथे स्थान पर है। जे और एच के बीच में बताया गया है इसने, जे और एच के दाएं से चौथे स्थान पर है। तो जे एच के चौथे स्थान पर है। देखो अभी अभी के हिसाब से तो सिर्फ एक ही है इनके बीच में, होने कितने चाहिए? क्योंकि चौथा है जे, तो 3 होने चाहिए इनके बीच में। एक तो आई हो गया और 2 और होंगे, ये 2 और हैं इनके बीच में, ठीक है। आगे चलते हैं, यदि कोई अन्य व्यक्ति पंक्ति में नहीं बैठा है, बस ये इतने ही है जितने बैठे हुए थे, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? टोटल व्यक्ति गिन लेंगे, चलो। ये हो गया, यहाँ से गिनता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थोड़ा टाइम टेकिंग था क्वेश्चन, टाइम लगेगा। अगर समझ नहीं आया होगा ना तो वापस करके देख लेना वीडियो को, पहले देख लेंगे सही है नहीं है। हाँ सही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ए एफ बी ई को क्या लिख दिया? सी एच डी जी लिख दिया। अच्छा, और इतने को ये लिख दिया क्यू वी आर वी यू को बताना है क्या लिखेंगे। तो क्या बताया इसने? +2 किया ना, ए बी सी प्लस, सॉरी 2 हुआ, एफ जी एच +2 हुआ, ऐसे ही वी सी डी, दो दो प्लस हो रखा है यहाँ पे, आई जे के 2 प्लस हो रखा है। तो क्यू, क्यू के बाद क्या आएगा? क्यू आर एस, तो एस वाले होंगे, ये दोनों तो गलत हो गए। एस में भी, अच्छा एक और देख लेते हैं, वी डब्ल्यू एक्स, तो एस और एक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, इजी क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करता हूँ, सही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये बेनारे का बताया गया है, इसमें क्या बताना है? यदि, ये तो फिजिक्स वाले हैं, मैथ्स वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि ए केवल भौतिकी का अध्ययन करने वाले व्यक्ति हैं, ये जो है भौतिकी वाले हैं ए, और बी ऐसे व्यक्तियों की संख्या है जो अंग्रेजी और गणित दोनों का अध्ययन करते हैं। बी दोनों का अध्ययन करने वाले हैं, अंग्रेजी और गणित का, लेकिन भौतिकी की नहीं करते हैं बी जो है। तो ए और बी का ऐड करना है। चलो ए क्या था? भौतिकी का अध्ययन, फिजिक्स, फिजिक्स जो पढ़ते हैं वो ए है। तो फिजिक्स कितने पढ़ते हैं? सिर्फ फिजिक्स पढ़ते हो, ये है 50, तो ए की वैल्यू होगी 50, प्लस बी क्या है? बी है अंग्रेजी और गणित में होने चाहिए, इंग्लिश और मैथ में। तो इंग्लिश और मैथ में कॉमन कौन से हैं? ये है हमारे मैथ्स और फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश में, ये हो गए 34 हो गए, जो कि किस में नहीं होने चाहिए थे? फिजिक्स में नहीं होने चाहिए थे, भौतिकी में नहीं होने चाहिए थे। तो ये भौतिकी में अंदर है भी नहीं, है ना। तो 34 बी की वैल्यू होगी। तो 50 और 34 हो जाएगा 84, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इजी ही था, टिक करता हूँ 84 को, सही है। आगे चलते हैं, क्या दिया गया है? कुल कितने छात्र अंग्रेजी का अध्ययन करते हैं? अच्छा, टोटल अंग्रेजी के अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या बतानी है। टोटल अंग्रेजी अंग्रेजी पढ़ने वाले, तो जितने भी हमारे इंग्लिश में, इंग्लिश वाले के सर्कल में आएंगे सभी को ऐड कर दूंगा ना। तो 47 और 53, कुल कितने छात्र अंग्रेजी पढ़ते हैं? हमें ये बताना है कि अंग्रेजी पढ़ते हैं, चाहे वो फिजिक्स भी पढ़ता हो, मैथ्स भी पढ़ता हो, उसका कोई नियम नहीं है कि पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, बस इंग्लिश जरूर पढ़ता हो। तो ये देखो 53 जो है, ये कौन है? फिजिक्स भी पढ़ते हैं, इंग्लिश भी, तो इंग्लिश तो पढ़ते ही है। और 9 जो थे, ये तीनों चीज पढ़ते हैं, तो ये भी पढ़ते हैं इंग्लिश। तो ऐसे ही 47 भी जोड़ दूंगा, 53 भी, और 34 और 9 भी, 34 भी और 9 भी, तो कितना हो गया? 7 3 10, 9 19, 19 और 4 हो गया हमारा 23, 23 का 3 और हासिल लगे 2, ये हो गया 9 और 9 और 5, 9 और 5 कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। 9 और 5 14, तो 143 हो गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि 10,000 रुपए को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करते हैं और 15% वार्षिक ब्याज है, उधार दिया जाता है, तो 2 वर्षों के बाद कितना भुगतान करना होगा? ब्याज बताना है। भुगतान किया गया ब्याज कितना है 2 वर्षों के बाद में।
देखो प्रति वर्ष ब्याज कितना है 15%। 15% हो गई हमारी दर, और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। तो ये है वार्षिक 15%, और अर्धवार्षिक कितनी हो जाएगी, अर्धवार्षिक हो जाएगी 15 का आधा, तो हो गया 7.5। 7.5 हो गई अर्धवार्षिक, 7.5%। और क्या बताना है, 2 वर्ष के लिए, ये हाफरली है 7.5। तो 2 वर्ष में कितने हाफ ईयर हो जाएंगे, 2 वर्ष में हो जाएंगे हमारे हाफ ईयर हो जाएंगे 4, 1 साल में 2 हाफ ईयर और 2 साल में 4 हाफ ईयर। तो 7.5% 4 बार कितना हो जाएगा, तो कैसे निकालूंगा मैं, 7.5%, 7.5%, और ऐसे ही 7.5 और 7.5%, इन दोनों का एक परसेंटेज बनाऊंगा दोनों का, तो क्या हो जाएगा इनका, कैसे करता हूँ मैं, ऐसे करते हैं ना, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। तो ये ए और ये तो दोनों एक से ही हैं, तो 7.5 हो गया हमारा 15, और प्लस 7.5 गुणा 7.5 बटे 100 ऐसे हो जाएगा। 75 और 75 का हमारा वर्ग होता है 56, 25 और बटे में 100 है। 2 पॉइंट तो ये थे, 2 के पहले और 2 के 2 जीरो हैं, तो पॉइंट यहाँ पर लगेगा। तो कितना हुआ, 15 प्लस 5 6 2 5, तो इतना ही आ गया 15.56 के समथिंग। और ऐसे ही ये तो हमने 2 7.5 का निकाला, ऐसे ही 2 7.5 का निकालूंगा, यहाँ से भी 15.56 आएगा। और जब इन दोनों को एक बनाएंगे तो ये फिर से ऐसे ही लगाएंगे, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, तो ए बी प्लस ए बी बटे 100 है ना। तो ये लगभग 15.5 के बराबर है, तो 15.5 और 15.5 हो गया हमारा 31, और 31 फिर 15 और 15 की गुणा होगी, तो दो दो पॉइंट कुछ यहाँ से आएगा, तो 31 और 2 33, 33 पॉइंट समथिंग 5 के बराबर ये हमारा ब्याज आ जाएगा 4 हाफ ईयरली में, किसके, 15/2 या 7.5 पर अगर हम लगाते हैं। तो 10,000 रुपये थे, 33.5% कितना हो जाएगा 10,000 का, 10,000 का 33.5% हो जाएगा हमारा 335 के समथिंग है ना, 335 ये जो भी है यहाँ पर, ये जो आएगा 33 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 33 वाला ही सिर्फ ऑप्शन देख लेंगे हम, 35 है, 34 है, 33 है और 35 है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, सी करेक्ट होगा। देखो ये क्वेश्चन जो किया हुआ है 29% आंसर्ड करेक्टली, तो ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को भारी नहीं है, पर ये हुआ इसलिए नहीं क्योंकि कैलकुलेटिव ज़्यादा होते हैं, तो इन्हें एक तो करने का या तो हमें तरीका जल्दी से आना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सिर्फ परसेंटेज परसेंटेज निकाल लेंगे हम, तो ये क्वेश्चन इजीली हो सकता है। देखो जल्दी से पता चल गया था हमें कि 15 का आधा 7.5 होगा, 7.5 का एक करूंगा तो ये लगभग 15 प्लस आएगा, 15.5 आएगा, और 15.5 यहाँ से था, 15.5 यहाँ से, तो 31, और 15.5 की गुणा जब की तो लगभग 2 के समथिंग आया, तो 33 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो इसका क्लिक करता हूँ, ये था ऑप्शन नंबर, यही करेक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, 1625 को 24 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। 24 से भाग देना है 1625 को, इजी क्वेश्चन है, भाग दे देंगे और शेषफल बता देंगे कितना आएगा। 25 छक्का 150 होते हैं ना, इसे 24 को अगर 25 मानूंगा तो लगभग 6 बार जाएगी, 6 बार चली जाएगी, तो 6 24 का 4, 80 लगे 2, और 6 दूनी 12, 13 14, 144 आया, 24 छक्का 144, इसमें से घटाएंगे, 12 में से 4 गया 8, और ये हुआ 5 में से 4 गया 1 और 5, ये हमारा 25 से 24 को 25 मान के चलूंगा तो ये लगभग 7 बार चली जाएगी भाग, 7 चौक 28 का 8, हंसी लगे 2, और 7 दूनी 14 और 2 16, यहाँ पे बचा 18 में 7 गया, और यहाँ पर 7 में से गया 17 शेष बचा हमारा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक करेक्ट। एक को क्लिक करूंगा, नेक्स्ट पे चलते हैं। दिया गया है क्वेश्चन है 513, 1134 और 1215 का महत्तम समावर्तक बताना है, HCF बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF को निकालने के लिए क्या करता हूँ, पहली संख्या से दूसरी को भाग देता चला जाऊँ, तो ये है 500 और ये हमारा 1100, तो कितनी बार भाग जाएगी, 2 बार जाएगी। ये कितना हो गया, 1026 हो जाएगा, 1026, यहाँ पे शेष बचा 8, यहाँ पे 0 हुआ, और यहाँ पर 108 बचा। अब 108 से किसे भाग दूंगा, इसे भाग दूंगा 513 को, तो कितनी बार जाएगी, 4 बार जाएगी, 832 और 432 हो गए। शेषफल कितना बचा, एक यहाँ से बचा, और यहाँ पर 11 हो जाएगा, 11 में से 3 जाएंगे तो 8, 81 बचा। 81 को अब भाग दूंगा इससे, 108 से, एक ही बार जाएगा 81, तो कितना बचेगा 7, और यहाँ बचा 2, और ये आया 81। अब 81 को भाग दूंगा 27 से, तो 27 या 81, तो ये 27 से पूरा पूरा कट गया हमारा। अब यही होगा वैसे तो मैं से, पर इसके लिए क्या और करना होता है, 27 से 1215 को भाग और करके देखूंगा, अगर ये पूरा
कट जाएगा इससे, तो यही हमारा मैसेज हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा इससे। ऑप्शन नंबर हमारा एक हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं के वर्गों का योग 73 है और उनमें से एक संख्या का वर्गमूल √3 है, दूसरी संख्या बतानी है। देखो पहली संख्या का वर्गमूल दिया हुआ है, पहली संख्या का वर्गमूल √3 है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी हमारी 3, 3 तो हो जाएगी क्योंकि वर्गमूल √3 है, तो वो संख्या 3 हो गई। ठीक है, दूसरी संख्या बतानी है, घन बताना दूसरी संख्या का। दूसरी संख्या को मैं मान लेता हूँ, दूसरी संख्या को मान लेता हूँ x। आगे क्या दिया हुआ था, ये शुरू में दिया गया था दो संख्याओं के वर्गों का योग। तो संख्या क्या क्या है, एक पहली तो 3 है, दूसरी x है। इनका वर्ग करूंगा मैं, 3 का वर्ग हो जाएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, और प्लस x का वर्ग करूंगा तो एक्स स्क्वायर। इनके दोनों का वर्ग किया और योग भी कर दिया मैंने, है ना। दोनों संख्याओं के वर्गों का योग वर्ग किया और योग कर दिया, कितना है, इजिकल टू 73 के बराबर है। और x की वैल्यू निकालूंगा तो 9 को इधर लेके जाऊंगा, 9 इधर प्लस में था, इधर आके माइनस हो गया, तो 9 इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा, 64 बचेगा। एक्स स्क्वायर इजिकल टू 64। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 8। बताना क्या था, दूसरी संख्या का घन बताना है, तो दूसरी संख्या हमारी 8 आ गई। 8 का घन कितना होता है हमारा, 8 का घन होता है 512। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई 2 सेमी और 4 सेमी है। तो इसे हम कर सकते हैं आसानी से, इसमें सिर्फ फॉर्मूला याद होनी चाहिए। एक समचतुर्भुज का परिमाप दिया गया है और विकर्ण की लंबाई दी गई है। अच्छा, परिमाप ज्ञात करना है। एक समचतुर्भुज को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये समचतुर्भुज है और इसमें विकर्णों की लंबाई दी गई है, विकर्ण बना लूंगा। और क्या दिया गया है, एक विकर्ण की लंबाई तो 2 सेमी है और एक 4 सेमी है। ये विकर्ण पूरा जो है 2 सेमी का है, अगर सिर्फ मैंने चतुर्भुज बनाया है, ये एक पूरी जो है इसकी लंबाई 2 सेमी है और इसकी कितनी है, 4 सेमी है। मुझे परिमाप बताना है, परिमाप पेरीमीटर बताना है, तो पेरीमीटर बताने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, इस चतुर्भुज की मुझे भुजा पता होनी चाहिए, है ना। भुजा पता होनी चाहिए, ए की वैल्यू पता होनी चाहिए, ए निकालने के लिए ए क्या है, ये जो है ये भुजा है और ये पूरा जो है ये पूरा 4 मीटर 4 सेंटीमीटर का है। ये वाली भुजा पूरी है 4 सेंटीमीटर की और ये वाली जो है ये 2 सेंटीमीटर की है। देखिए जो समचतुर्भुज होता है ना, वो समान दूरी पे से काटते हैं उसके विकर्ण। तो ये पूरी जब इसकी लंबाई 2 सेमी थी तो 1 सेंटीमीटर ही होगी, एक ही होगी। और ऐसी जो ये 4 थी तो 2 ये होगी, 2 ये होगी। तो ये 2 है और ये 1 है। और समचतुर्भुज में क्या होता है, ये हमारे 90 डिग्री पे 90 डिग्री कोण बना होता है यहाँ पर। तो ये हम क्या लगा सकता हूँ मैं, ये लगा सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी, यहाँ पर जो ये विकर्ण होते हैं ये कट करते हैं 90 डिग्री पर। तो ये हो गया हमारा विकर्ण, विकर्ण की मुझे लंबाई निकालनी है और ये हमारा लंब हो गया और ये हो गया आधार। तो कैसे निकालूंगा, कर्ण स्क्वायर इजिकल टू होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण तो निकालना है, आधार क्या हो गया, एक, एक का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये कितना होगा, एक का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। ये के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तो ये 5 आ गया के स्क्वायर के बराबर। मुझे किसकी वैल्यू बतानी थी, के की निकालनी थी। तो के की आ जाएगी, इधर वर्ग है इधर अंडर रूट हो जाएगा। तो ये कितना आ गया हमारा, भुजा की वैल्यू आ गई भुजा की वैल्यू आ गई √5। भुजा की वैल्यू आ गई √5। बताना है परिमाप। देखो परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर, ये इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई, यही तो पेरीमीटर होता है, पूरा जो बाहरी है उन्हें सबको जोड़ने पर। तो ये हमें पता है समचतुर्भुज की जो भुजाएं होती हैं वो समान होती हैं। ये √5 तो ये भी √5, ये भी √5 और ये भी √5। तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 √5 हो गया ना, या फिर 4 से गुणा करने पर। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लिक करते हूँ, यही ठीक आंसर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये दिया गया है और इसको हल करना है। चलो ये तो इजीली कर सकते हैं। 9.6 गुणा 3.6 भाग भाग 7.2 प्लस 1/18। देखो सबसे पहले का सोल्व होता है ना, ऑफ, जो हमने बोर्ड मास पढ़ा है उसमें उसके उसके जैसे ही करते हैं ना क्वेश्चन को। तो यहाँ पर ऑफ की जगह काली गुणा की लिखूंगा और 10.8 माइनस 1/10। अब ये हो गया इनकी आपस में गुणा होगी इन दोनों की, तो ये 10.8/18 हो जाएगा। फिर अब मैं भाग को गुणा में बदल दूंगा, 9.6 गुणा 3.6 और गुणा ये 7.2 भाग में है
तो ये नीचे लिख दूंगा 7.2 प्लस ये हो गया 10.8/18 माइनस 1/10। सिर्फ इतने को सोल्व करना है, जो भी होगा हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें से करके आप इसे सोल्व कर लो। इजी क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन पे चलता हूँ। उसका आंसर पिछले वाले का कमेंट बॉक्स में करके बताना कितना आएगा। ये चलते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने पर लाभ प्रतिशत कितना है? देखिए क्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य इजिकल है कि किसके? अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस का मतलब होता है गुणा और 75%। परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। तो 25 या 75 और 25 का 100। एमपी को इधर लेके जाऊंगा तो सीपी बटे एमपी इजिकल टू कितना आ गया? 3/4 आ गया। इन दोनों का अनुपात पता चल गया मुझे। तो इसे मैं मान सकता हूँ कि सीपी जो है 3 रुपए है और मार्केट प्राइस जो हमारा अंकित मूल्य वो 4 रुपए है। आगे क्या कर रहा है वो? अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने पर। देखो 4 रुपए मार्केट प्राइस है, 4 रुपए पे कितने छूट दे रहा है? 4 रुपए पे दे रहा है 15% की छूट। तो छूट घट जाएगी 100 में से, तो कितना गया? 85/100। तो इतने रुपए में क्या कर देगा वो? सेल कर देगा। तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, यहाँ से विक्रय मूल्य आ जाएगा। इसे किस से काट सकता हूँ? 5 से काट दूंगा। पहले चलो 25 से काट देता हूँ, वो सॉरी 4 से काट देता हूँ, 25 बार जाएगा। 5 से काटे 5×5 = 25 और 17×5 = 85। तो 17/5 आ गया, ये हमारा विक्रय मूल्य आ गया। बताना क्या है? लाभ। लाभ कितना हुआ? देखो लाभ ये तो है विक्रय मूल्य, जितने रुपए में बेचा और 3 रुपए में खरीदा था। तो लाभ कितना हो जाएगा? जितने में बेचा उसमें से अगर मैं खरीदा हुआ मूल्य घटा दूंगा तो -3 करूंगा तो ये होगा 5 या 15। 17 में से 15 गया, 2/5 आ गया उसका लाभ। लाभ परसेंट बताना है तो लाभ परसेंट बताने के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा 100। अब कैसे गुणा होती है? देखो इसके नीचे एक भी होगा, इन दोनों की गुणा होगी और इसकी गुणा 1 से होगी। तो ऊपर तो 2 ही है, बटे में 5×3 और गुणा 100। 5 से काटूंगा तो 20 बार गया और ये कितना हो गया? 40/3। 40/3 को क्या लिख सकता हूँ? 3 का ना 3 और 3 किया 9, तो 13 से ही 1/3% आ गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लिक करता हूँ, यही हमारा सही है आंसर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 25,200 रुपए के मूलधन को जमा के रूप में लिया गया था। इसे 2 बराबर किस्तों में चुकाना था। यदि ब्याज की दर 10% हो प्रतिवर्ष, तो जो वार्षिक रूप से संयोजित, अच्छा 10% वार्षिक दर है, जो प्रत्येक किस्त का मूल्य है वो बताना है। इतने रुपए मूलधन है और उसे किस्तों में चुकाना है, 2 बराबर किस्तों में। एक किस्त का मूल्य बताना है, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा, तो किस्त निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इजिकल टू किस्त। हमें x रुपए की किस्त देनी होगी उसे। अपॉन में होता है 1/r/100 की पावर 1 प्लस x/1 + r/100 की पावर 2 प्लस, इसमें तो सिर्फ 2 किस्त हैं तो हमारा इतना ही फॉर्मूला होगा। अगर और ज्यादा किस्त होंगी तो ये जो पावर की वैल्यू है ये बढ़ती चली जाएगी। ऐसे ही जितना भी n तक, जितने भी नंबर हमारे दिए गए होंगे किस्त के उतने तक चले जाएगा। यहाँ पर 1 था, 2, 3, 4, 5 है, जहां तक जितनी दी गई होगी। अभी सिर्फ 2 की करते हैं। तो प्रिंसिपल कितना था? प्रिंसिपल था 25,200 इजिकल टू किस्त का हमें पता नहीं कितनी किस्त देनी है तो बताना है, और कितनी परसेंटेज है? परसेंटेज है 10%। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 10/100। तो इसे क्या लिख सकता हूँ? 100 और 100 में 10 जोड़ूंगा 110। 110/100 प्लस, ऐसे ही यहाँ पर कितना हो जाएगा? 110/100 होगा और इसकी पावर 2 है तो मैं इसे और छोटा करूंगा। अगर 110/100 को, देखो ये 0 से 0 कटेगा तो क्या हो जाएगा? 11/10 है और इसकी पावर 2 होगी इस बार, तो 2 पावर होगी तो 121/100। तो x/121/100 हो गया। अब देखो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, नहीं ये जो है ये हो जाएगा 10x/11, ये 10 ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही 100 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 100x/121। इन दोनों को जोड़ने के लिए एलसीएम लेना होगा। 121 एलसीएम आएगा तो 11 × 11 121 होता है। यहाँ पर क्या करना होगा? 11 की गुणा करूंगा तो 11 की 10 से गुणा करूंगा 110। 110x प्लस ये कितना हो जाएगा? 100x। 100x और 110x इजिकल टू कितना हो गया हमारा? 210x/121। और ये किसके बराबर हो गया?
200, ये जो है जितना है ये 25200 इसके बराबर हो गया। अब इसे कट करना होगा, तो ये कट हो जाएगा 21 का ना 21 और 21 दूनी 42। देखो 21 का ना 21, यहाँ पे बचा 42, तो 21 दूनी 42, 12 बार पकड़ गया 252, जीरो से एक जीरो गया, 110 120 हुआ ये एक्स के इक्वल टू, और एक्स की बराबर बतानी है, तो एक्स की वैल्यू बतानी है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 और गुणा 121, 120 और 121 की गुणा करेंगे तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा ये। देखो लास्ट में क्या आना चाहिए, लास्ट में एक तो जीरो आएगा और जीरो के बाद क्या आएगा, फिर दो की गुणा एक में होगी, तो जीरो और दो आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलो टिक करता हूँ, यही हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, इसमें का मान ज्ञात करना है। हमारा ये क्वेश्चन किसका है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। चलो करते हैं। 144 किसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, ये 12 का वर्ग होता है, तो इसे लिखूंगा 12 और प्लस अंडर रूट में क्या हो जाएगा 184 प्लस 12, 184 और 12 कितने हो जाएंगे हमारे, 4 और 2 6, 196। 196 किसका होता है हमारा, ये होता है, चलो ये हो गया 14, तो यहाँ से हमारा इतना कितना आ गया 14 आ गया, तो बचा क्या, ये 3 है यहाँ पर, मतलब घनमूल बताना है 33 61 प्लस 14, 33 61 को जोड़ूंगा तो 33 75 हो गया, और ये घनमूल बताना है, 33 75 का घनमूल कैसे निकालूंगा, देखो ये वैसे तो पता है हमें किसका होता है, पर यहाँ से इसके तीन तीन का हमारे ये एक एक 3 अंक लेके बनता है, जब हम वर्ग घनमूल निकालते हैं 3 का जोड़ा और ये बचा हुआ जो है उसका एक जोड़ा, तो इसका मतलब 2 अंक वाला इसका घनमूल जो होगा 2 अंक वाला होगा, तो 125 वाला तो कैंसिल हो जाता है। लास्ट में 5 है, तो 5 कब आता है, जब 5 होता है, और ये जो बचे हुई संख्या है 3, इन तीनों संख्या का तो 5 आ गया, और ये 3 बचा हुआ है, 3 का कैसे पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं घन का, 1 का घन 1, 2 का घन 8, तो ये तो ज़्यादा हो गया, तो सिर्फ 1 ही आ गया, तो हमारा 15 इसका घनमूल आ गया। चलिए किसी वीडियो में चर्चा करेंगे कैसे हम घनमूल 1-2 सेकंड में निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का, बड़ी से बड़ी संख्या का, तो ये हमारा 15 का घनमूल है, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा 1। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 27 सेमी लंबी, 8 सेमी चौड़ी और 1 सेमी मोटी धातु की एक चादर को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, दोनों ठोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों के बीच का अंतर बताना है। क्या था, चादर थी पहले और चादर का क्या बना दिया गया, घन बना दिया गया, और अब क्या बताना है, दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है उनके बीच में कितना अंतर होगा। देखो चादर अलग अलग उसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई दी गई है, तो ये क्या हो गया, ये घनाभ की तरह हो गया है ना, तो घनाभ और घनाभ से बनाया गया है घन। जब ऐसे किसी भी शेप से दूसरी शेप बनाई जाती है तो उसमें क्या चीज बराबर होता है, हमेशा उसका आयतन बराबर होता है, जो हमारे घनाभ का आयतन होगा और जो अब घनाभ से घन को बना दिया गया उसका आयतन बराबर होगा जो अब घन का आयतन होगा, तो घनाभ का आयतन हमारा होता है, घनाभ का आयतन होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और घन का आयतन होता है घन की तो सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई तीनों करेंगे, तो अगर ए है तीनों तो ए की घात 3 हो जाती है, सेम ही होता है बस, क्योंकि इसमें सारी भुजाएं बराबर होती हैं तो तीनों की गुणा करने पर ए की पावर 3 आ जाता है, तो एल की वैल्यू कितनी है 27, बी की वैल्यू है 8 और एच की वैल्यू है 1, और ए की अगर हमें वैल्यू निकालनी मतलब घन की भुजा निकालनी हो तो ए की 3 का इसका घनमूल निकालना होगा, 27 का घनमूल 3 और 8 का घनमूल 2 और 1 का घनमूल तो 1 ही, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई 3 दूनी 6, घन की भुजा आ गई 6। अब बताना क्या है, दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने हैं, देखिए दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने हैं, एक बार अगर मैं घन और घनाभ को बनाता हूँ तो इस तरीके का तो हमारा घनाभ होता है, और घन किस तरीके का होता है, घन में सारी भुजाएं बराबर होंगी, घन में जो है ये जो सारी भुजाएं हैं बराबर होंगी। अब तो इनके हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने हैं, तो देखो ये वाला पृष्ठ, ऊपर वाला पृष्ठ और नीचे वाला पृष्ठ, इसके ये तो समान होंगे घनाभ के, और घनाभ के ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ ये आपस में बराबर होंगे, ऐसे ही अगर ये सामने वाला और ये पीछे वाला पृष्ठ बराबर होंगे घनाभ में, घनाभ में तो दो दो पृष्ठ बराबर होते हैं आमने सामने के, और घन की बात करेंगे क्योंकि इसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, तो ये वाला पृष्ठ ये इसके भी बराबर होगा, इसके भी बराबर होगा, इसके भी बराबर होगा, इसके भी बराबर होगा, जितने भी पृष्ठ हैं इसके 6 सब के सब बराबर होंगे, तो इसमें मुझे इसका जो संपूर्ण पृष्ठ निकालना हो अगर, तो ये बन जाता है, क्योंकि एक बार लंबाई गुणा चौड़ाई से निकालने पर निकलेगा एक पृष्ठ, एक लंबाई गुणा ऊंचाई से और एक ऊंचाई गुणा लंबाई से,
तो इसका फॉर्मूला बन जाता है 2LB गुणा BH गुणा क्या बचा हमारा LH। ये इसका पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है। और भुजाओं की बात करें तो क्योंकि इसकी तो भुजाएं बराबर ही हैं, तो ए स्क्वायर तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल गया, और कितनी पृष्ठ हैं, 6 पृष्ठ हैं, तो ऐसे निकाल सकते हैं। इनका बताना क्या था, इनका बीच का अंतर बताना है। चलो 2 गुणा एल और बी की गुणा करूंगा, एल और बी की कितना हो जाएगा 27 गुणा 8, 7 अट्ठे 56 का 6, हासिल लगे 5, और 8 दूनी 16, 16 और 5 हमारे हो गए 21, 216 ये हो गया। और सॉरी ये प्लस है, ये गलती होगी। प्लस बी कितना है 8 और एच की गुणा 1, 8 ही हुआ, प्लस एल और एच की गुणा करनी है, एल है 27 और 27 की गुणा किससे करूंगा 1 से करूंगा, तो ये 27 ही आ गया इजिकल टू 6। और इसमें एक वैल्यू कितनी आई थी 6 आई, तो 6 36। आगे जोड़ते हैं, ये कितना हो गया हमारा, ये तो 216 हो गया 6 का घन, और यहाँ पर जोड़ूंगा तो 8 और 27 35, 35 में 216 जोड़ूंगा तो 1, और 4 और 1 हासिल 5, और 2, 252 की 2 से गुणा करूंगा, सॉरी 251 की, और ये इजिकल टू इतना आया 251 दूनी हो जाएगा 2 दूनी 4, और 5 दूनी 10, जीरो हासिल लगाए, और 5, 540 में से कितना घटा दूंगा 216 घटा दूंगा, सॉरी 504 में से 216 घटाना होगा, तो 504 में से 216 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 286। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस पे टिक करता हूँ, ये हमारा सही आंसर है। इसमें स्पीड ज़्यादा रखनी होगी हमें, तभी हम इस क्वेश्चन को टाइम में कर सकते हैं। देखो क्या है इसमें, एवरेज जो जिसने टाइम लिया, एवरेज टाइम ही इसमें 1 मिनट 7 सेकेंड है, और जो टॉपर है जिसके भी इस में सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं उसने 1 मिनट 16 सेकेंड लिए। मतलब एवरेज 1 मिनट 7 सेकेंड इसलिए आ रहा है क्योंकि गलत हुआ होगा या फिर छोड़ा होगा बीच, और जिसका सही हुआ है उसने 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लिया है। चलिए टाइम टेकिंग होती है क्वेश्चन, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा में होगा गणित की परीक्षा दी। अच्छा, कक्षा ने गणित की परीक्षा दी, 12 विद्यार्थियों के औसत अंक गणितीय माध्य अंक 80 के थे, अनेक विद्यार्थियों के औसत अंक 60 थे, और सॉरी अन्य के, पूरी कक्षा के औसत अंक बताने हैं। देखो 25 छात्र थे, 25 ने एग्जाम दिया, 12 के औसत अंक तो आए 80, और अन्य विद्यार्थियों के औसत अंक 60 आए, तो अन्य कितने बचे 12, तो ये बता दिया, 25 में से 12 घटा दूंगा तो 13 बचे ना, तो 13 के अंक है 60, तो पूरी कक्षा के औसत बताने हैं। देखो ये औसत है, वो ये तो औसत है एवरेज, और ये टोटल नंबर्स है, तो योग निकालना होता था टोटल नंबर की, मैं किससे एवरेज से गुणा कर दूंगा, जितने हमारे स्टूडेंट हैं उसकी गुणा करूंगा, तो 12 अट्ठे 96 960, और ऐसे ही 13 पंजे 13 78, तो ये 780 हो गया। यहाँ पर 0, 8 से 14 4, हाथ से लगा 1, 10 7 17, तो टोटल नंबर आए इतने, और ये कितने विद्यार्थी थे 25 विद्यार्थी थे, 25 से भाग दे दूंगा, 25 छक्का 150, तो 25 छक्का 150 इतना आया। यहाँ पे कितना बचेगा 150, 100, ये है 174, 74 में से 150 जाएगा तो 24 बचेगा, जीरो। अब कितनी बार जाएगा ये 25 से ही भाग दे रहा हूँ मैं, 25 अट्ठे तो होता है 200, और 25 नंबर, तो ये 69 वाला आगे जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलो इसे टिक करता हूँ, ये सही क्वेश्चन आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ए और बी का वेतन इतना और इतना है, बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। किसका, बी का वेतन, बी का वेतन कितना था 5000, तो कितना अधिक है 4000 से 1000 अधिक है, और कितना अधिक है जिससे बताना होता है, उसी को बटे में लिखता हूँ, तो 4000 से कितना अधिक है ये तो बताना है, तो बटे में 4000 लिखूंगा गुणा 100, ये 4 बार कटा, 4 से 100 को काटूंगा तो 25% आएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जब हमने परसेंटेज पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, उसमें ये बहुत बार क्वेश्चन को करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन है क्वेश्चन दिया गया है, एक ट्रक हरियाणा से बंगलुरु तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जाता है, और यात्रा में 30 घंटे लगे। चलो यह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी सड़क पर बंगलुरु से हरियाणा लौटता है। पहले तो बंगलुरु से हरियाणा गया और हरियाणा से बंगलुरु आ गया। जब गया था इसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और जब वापस आया ये तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आया। तो उसका संपूर्ण यात्रा के जाने और आने में उसकी औसत चाल, एवरेज उसकी जो चाल है वो बताना है। तो औसत चाल निकालने के लिए देखिए, ये क्वेश्चन किसी भी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है।
समय और चाल से ये पूछता ही है। तो ऐसे में जब समान दूरी गया हो और समान दूरी वापस आया हो और चाल ही अलग अलग हो, औसत चाल बतानी है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2ab बटे a प्लस बी। लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है। और ए और बी क्या है, 60 और 40 है। 2 × 60 × 40 बटे 60 और 40 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इनकी गुणा कर दूंगा, 6 चौक 24, 24 दूनी 48। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर किसी की समझ नहीं आ रहा हो तो वीडियो वापस करके देख सकते हैं या स्लो करके देख सकते हैं। और अगर किसी को स्पीड स्लो लग रही होगी तो स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन यूट्यूब में दिया गया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ये 10%, 14% और 15% की 3 क्रमागत छूटें किस अनुमानित एकल छूट के बराबर होगी। तो हमें पता है एकल छूट बनानी हो तो कैसे नहीं बनाता हूँ, ये है ना फॉर्मूला a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। ऐसे तो एक पहले मैं ए और बी इसे मानूंगा, फिर जो आएगा फिर उसे अगली बार, है ना। पहले 2 को लेकर करते हैं। तो 10 प्लस 14 प्लस 10 गुणा 14 बटे 100। एक जीरो से तो एक जीरो कट गया, 10 और 14 24, और प्लस ये कितना हो जाएगा, 1.4 हो जाएगा, क्योंकि बटे में एक जीरो है ना। तो 1.4 तो कितना हो गया, 24 और 1 25.4। ये 1% बन गई इन दोनों की। अब 15 और बचा हुआ है, 15 की भी ऐसे निकालूंगा, अब इसे ए मान लूंगा और 15 को बी मान लूंगा। तो कैसे करूंगा, ए प्लस बी, फिर से यही फॉर्मूला लगा दूंगा, प्लस 15 और प्लस 25.4 गुणा 15 बटे 100। तो ये कितना हो गया, 25 और 15 होता है हमारा 40। तो 40.4 तो ये आ गया। अनुमानित एकल छूट बतानी है। ये यहाँ पर क्या होता है, जब छूट की बात करते हैं हम तो छूट में ये माइनस चलता है, यहाँ पर माइनस चलता है। अगर ये लाभ दिए गए होते हैं तब तो ये प्लस ही रहता है, लाभ हानि दी होती है तो फिर लाभ और हानि के हिसाब से लगाते हैं। पर अगर छूट दी होती है तो यहाँ पर ये माइनस के बराबर चलता है। इरेजर कहाँ है, ये इरेजर है, इसे इरेज कर देता हूँ। ये है तो 24 में से 1.4 जाएगा तो ये बचेगा 22.6 बचा। ए की वैल्यू हो गई और बी की वैल्यू 15 है। तो 22.6 और 15 और माइनस 22.6 गुणा 15 बटे 100। तो देखो इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 22 और 15 हो जाएगा हमारा 37 हो जाएगा। 22 और 15 हो गया 37। और यहाँ से इसे कैलकुलेट करूंगा तो ये आएगा 5 से, इसी गुणा कर देते हैं चलो, 37 और ये पॉइंट भी है 0.6, और इन दोनों की गुणा करने पर ये हमें मिलेगा लगभग 339-40 के समथिंग मिल रहा है। और बटे में क्या है, 100 है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट लग जाएगा। तो 37 में से 3 जाएगा, 37 में से 3 जाएगा तो लगभग 34% के बराबर आ जाएगा। इसे पूरा कैलकुलेशन में चलेंगे, अगर करेंगे हम पूरी कैलकुलेशन तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसे हम लगभग में लेके चलते हैं तो इजीली क्वेश्चन हो जाते हैं। देखो इसमें अंतर भी काफ़ी काफ़ी दिया गया है ऑप्शन में, तो 34 वाला ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा। ऑप्शन करेक्ट क्लिक करता हूँ 4 को। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक बेलन का आयतन कितना है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, बेलन का व्यास ज्ञात करना है। इजी क्वेश्चन है, सिर्फ हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए बेलन के आयतन का, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर एच। और ये तो बेलन का होता है, शंकु का क्या होता है, क्योंकि एक बेलन से अगर मैं शंकु बनाऊंगा तो कितने शंकु बनते हैं, 3 शंकु बन जाते हैं ऐसे। एक तो ये बन गया एक, और एक ये बन गया 2, और एक 3। तो इसलिए अगर शंकु का आयतन पूछता है तो 1/3 हो जाता है इसका बेलन के आयतन का। चलो ये कभी आगे यूज करेंगे। अभी पाई का वैल्यू बताई गई है 22/7, जो कि होती है। और आर की वैल्यू कितनी बताई गई है, आर की वैल्यू तो हमें पता करनी है। तो आर स्क्वायर और गुणा एच की वैल्यू बताई है 7, और ये आयतन किसके बराबर दिया गया है, 198 के। 7 से तो 7 कैंसिल हो गया, 22 से अगर मैं इसे काटूंगा तो ये कितनी बार चला जाएगा, ये जाएगा हमारा, पहले तो चला जाएगा 11 से काटता हूँ, 11 दूनी 22, और 11 का 11, 11 88, 2 से काटूंगा, 2 9 18। तो आर स्क्वायर इजिकल टू आ गया 9 के बराबर। और आर कितना आ जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी 3। तो आर की वैल्यू आ गई 3, बताना क्या था, बेलन का व्यास बताना था। तो ये त्रिज्या है, आर त्रिज्या तो 3 है, व्यास कितना होता है, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, 2 से गुणा करूंगा, 3 दूनी 6। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। एजुकेशन था, फॉर्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा इसे टिक कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक से 41 तक की प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का औसत बताना है। देखिए जब हमने क्या पढ़ा था, नंबर सिस्टम पढ़ा था, तब हमने इस क्वेश्चन को किया था। कैसे करते हैं इसे,
चलो एक बार बता देता हूँ, करना खुद को है आपको। एवरेज बताना है, औसत। तो औसत निकालने के लिए क्या करना होता है, पहले तो हमें योग निकालना होता है। तो 1 से 41 तक की संख्याओं का हमें क्या करना होगा, 1 से 41 तक की संख्याओं का वर्गों का योग निकालना है, वर्गों का औसत। तो योग निकाल लूंगा पहले इनका, और फिर ये कितनी संख्या हो जाएंगी, 1 से 41 तक कितनी हो गई, 41 हो गई। 41 से भाग देना होगा। तो इनके वर्गों का योग निकालने का क्या फॉर्मूला था, ये जब हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था, n+1 और 2n+1 था, और अपॉन में 6 था, और फिर 41 से भाग देनी होगी, तो बटे में 41 रहेगा। और यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 41 है। यहाँ पर n 41 लिखकर इसका आंसर निकालेंगे। तो जो भी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि इसका आंसर क्या आया है। चलिए तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये खुद से क्यों बता रहा है। क्वेश्चन है, धातु के 3 घनों जिनके कोर 3, 4, 5 के अनुपात में है को पिघलाकर एक बड़ा घन बना दिया गया, जिसका विकर्ण इतना है। सबसे छोटे घन का कोर बताना है। देखो घन पहले बड़ा घन था ये, अच्छा 3 घन थे, 3 छोटे छोटे घन थे ऐसे, और उन्हें पिघलाकर क्या बना दिया, एक बड़ा घन बना दिया गया। छोटे घनों से बड़ा घन बना दिया गया। तो हमने अभी पीछे भी देखा था, जब एक शेप से दूसरी शेप में परिवर्तन करते हैं तो हमेशा क्या रह जाता है, उनका आयतन बराबर होता है। तो पहले जो ये 3 घन है हमारे, इन तीनों का आयतन किसके बराबर होगा, जो ये बड़ा बना दिया गया है इसके आयतन के बराबर होगा। तो आयतन का क्या फॉर्मूला होता है, हमने देखा है, भुजा की पावर 3 या भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा घन का आयतन होता है। तो ये अनुपात दिए गए हैं, तो इसे पहली की भुजा में 3x, दूसरे की 4x, और चौथे तीसरे की 5x मान लूंगा। तो इसका घन आयतन क्या हो जाएगा, 3x की पावर 3, और ऐसे ही नेक्स्ट हो जाएगा 4x की पावर 3, और तीसरे का हो जाएगा 5x की पावर 3। और इसमें ये विकर्ण है, 12√3 विकर्ण है। तो भुजा क्या होती है, देखिए भुजा होती है, क्योंकि विकर्ण बराबर होता है, विकर्ण इज इक्वल टू होता है 12√3, ये है ना। तो विकर्ण का वैल्यू क्या होती है, भुजा √3, ये होता है विकर्ण, भुजा होता है विकर्ण होता है भुजा की गुणा, जब मैं √3 से करता हूँ तो विकर्ण निकलता है। तो 12√3, √3 से √3 गया, भुजा की वैल्यू आ गई 12। तो बड़े वाले घन की भुजा आ गई 12, उसका क्या निकालना है मुझे, आयतन निकालूंगा। तो आयतन क्या हो जाएगा, 12 गुणा 12 गुणा 12 है ना, या 12 की पावर 3। और ये अगर मैं इन तीनों वाले को, छोटे वालों के घनों के आयतन को जोड़ दूं, तो ये बड़े वाले घन के आयतन के बराबर होगा। बस यहीं से x की वैल्यू बतानी है मुझे। ये कितना हो गया, 3 तिया 9 तिया 27 x की पावर 3 प्लस 4 चौक 16 चौका 64 x की पावर 3, और 25 पंजे 125 x की पावर 3 इजिकल टू हो गया 12 की पावर 3। और यहाँ से कितने x हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 125 और 64 और 27, ये हो गया 9 और 7 16, हासिल लगा 1, 10 और 11 हासिल लगा 1, 216 x की पावर 3 इजिकल टू 12 गुणा 12 गुणा 12। देखो x की पावर, x की वैल्यू तो मुझे बतानी है, तो 216 को यहाँ पर बटे में लेके आऊंगा, ये शायद कट जाएगा इससे। ये हो गया 3, पहले तो 3 से काट देता हूँ, 3 चौक 12, और ये आ गया 3 सत्ते 21, और 3 दूनी 6, फिर से हमारा 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, और 3 चौक 12, 24 आया, 12 का नंबर 12, 12 दूनी 24, 2 से कटूंगा, 2 का 2, 2 दूनी 4, बचा 4 और 2, तो 4 और 2 आ गया 8 आ गया। तो x की पावर 3 की वैल्यू 8 आ गई। तो x की पावर 3 8 है, तो x 8 किसका घन होता है, 2 का घन होता है। तो x की वैल्यू आ गई 2। बताना क्या था, सबसे छोटे घन को भुजा बतानी थी। सबसे छोटे घन की भुजा क्या थी, 3x थी ना, तो x की मान 2 है, तो 3 गुणा 2 कितना आ गया, 6 हो गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगर समझ नहीं आया होगा तो वापस करके देख लेना। चलो 6 को क्लिक करता हूँ मैं। सही भी हुआ है नहीं, सही है। देखो 33% ने इसका आंसर सही किया है, सिर्फ 33% ने। और एवरेज जो है, एवरेज भी इसका 47 सेकंड लगी हुई है। ऐसे क्वेश्चन को ऐसा नहीं है कि 33% ही सही कर सकते थे, ज़्यादा भी कर सकते थे, बस टाइम मैनेजमेंट की बात है, टाइम ज़्यादा लग जाता है, और हर किसी को लगेगा। सिर्फ हमें अगर डेली सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करेंगे, हम कैलकुलेशन करेंगे, तो ईजी हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। 2 की पावर इतना दिया गया है, और इसकी वैल्यू 256 के बराबर है। फिर है 4 की पावर इतनी है, और ये इसमें x की वैल्यू बतानी है। तो इजी क्वेश्चन है, क्या कर सकते हैं,
2 की पावर x प्लस वाई दी गई है 256 के बराबर। तो 256 को किसके बराबर करूंगा मैं, 2 की पावर में लिखूंगा, है ना। ये तभी तो कैलकुलेट होता है हमारा आंसर, जब हमारे इसके बेस समान हो जाए। तो 256 को 2 की पावर कितनी लिखूंगा, 8 लिखूंगा। तो 2 तो इसके बराबर ही है, तो x प्लस वाई की वैल्यू 8 आ गई। ऐसे ही 16 को भी मुझे 4 में लिखना होगा, 4x माइनस वाई है, तो 16 को क्या लिख सकता हूँ 4 के रूप में, 4 चौक 16 होता है, 4 की पावर 2, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 हो गया। बताना है हमें x की वैल्यू। तो पहली समीकरण में से दूसरी समीकरण को देखो, पहले तो ऊपर नीचे लिख देता हूँ, फिर अब जब हम जोड़ देंगे x और x 2x, और x में से x गया तो ये तो कट गया, इजिकल टू कितना हो गया, 8 और 2 10 हो गया। तो 2x इजिकल टू 10, तो x इजिकल टू 2 पंजे 10, 5 आ गया x की वैल्यू। इजी क्वेश्चन था, समझ नहीं आया होगा वापस करके वीडियो देख लेना। बाकी अगर किसी को स्पीड धीरे लग रही हो तो तेज कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिल रही हो, वैल्यूबल कुछ इसमें से मिल रहा हो, तो एक थम्स अप दे देना। बाकी आपके साथ का कोई DTPLS की तैयारी कर रहा हो तो उसके साथ शेयर कर देना। हमारे साथ जुड़कर अगर तैयारी करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है, एक आयताकार गुटके जिसकी बीमाएं 8 सेमी, 12 सेमी और 16 सेमी है को बराबर घनों की निश्चित संख्या में काटा जाता है। घनों की न्यूनतम संभव संख्या ज्ञात करनी है। अच्छा, न्यूनतम संभव संख्या बताना है, तो शायद अराउंड में आंसर आ रखा होगा, तभी इसने कुछ ऐसा बोला है। तो हमें एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। पर क्या बात है, आयताकार गुटका है, 8 सेमी 12 सेमी एक आयताकार गुटके की बीमारी। तो आयताकार गुटका ये किस तरीके का हो गया, घनाभ हो गया ना, को बराबर घनों की संख्या में, बराबर घनों में काटता है। तो इजी क्वेश्चन है वैसे तो। देखो तो ये घनाभ एक बार मैं ड्रॉ करता हूँ। घनाभ हमारा कुछ इस तरीके का होगा। तो इसकी भुजाएं अलग अलग थी, ये एक 12 थी और एक 16 थी और एक 8 थी। अब इससे एक घन कटा, तो घन की भुजाओं की लंबाई कितनी होगी अगर हमें ये पता करना हो, तो देखो इनका में से निकालना होगा 8 12 और 16 का। तो जो इनका में से आएगा उससे उतनी लंबाई भुजा के घनों की उनकी भुजा उतनी लंबी होगी। तो 8 12 और 16 का में से क्या आएगा हमारा HCF, ये आएगा 4 के बराबर। तो मतलब 4 लंबाई भुजा के घनों को काटा जाएगा। अब ऐसे में क्या होगा, इस बड़े वाले घन का आयतन और जो छोटे छोटे घन कटेंगे उनका आयतन बराबर होगा। ऐसे 2 3 क्वेश्चन किए हुए हमने। तो इसका आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है 8 गुणा 12 गुणा 16, और इसका आयतन क्या होता है घन का, ये भी होता है 4 गुणा 4 गुणा 4, है ना। पर ये कितने घन कटेंगे ये बताना है। तो n मान लिया, n नंबर ऑफ हमारे क्यूब्स होंगे। तो इससे बस कैलकुलेट करना है, 4 दूनी 8 और 4 या 12 और 4 चौक 16। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 4 या 12 और 12 दूनी 24। देखिए एक ही लाइन का क्वेश्चन था, पर ये है हमें ये समझ में आना चाहिए और इसके सूत्र बताना चाहिए। तो इस इन्हें वैसे सबको अच्छे से हम करने वाले हैं, चैप्टर वाइज भी हम पढ़ रहे हैं। तो ये समझ आ गया होगा। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, बी आंसर आ गया। देखो इसका एवरेज टाइम जो है 50 सेकेंड है, तो इसमें टाइम तो लगता ही है, पर कैलकुलेट अगर हमने बार बार प्रैक्टिस कर रखी हो तो ईजी हो जाता है क्वेश्चन को करना। 24 को क्लिक करूंगा, 28% नहीं किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो कैसे, देखो इस पे ऊपर बार लगाया हुआ है, इसे बार वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो ये हमारा है 632, तो 6.32 के ऊपर बार है। तो अगर हमें इसे कैलकुलेट करना हो तो इसे ऐसे करते हैं 632, इसे पूरे को 632 लिख देंगे जितना है ये, और माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है वो माइनस कर देंगे। तो 63 के ऊपर बार नहीं थी, 2 पे थी, 2 को छोड़ दिया, बाकी 2 के ऊपर तो बार थी, 63 को ले लिया माइनस कर दिया, और बटे में जितने अंक के ऊपर बार है, एक अंक के ऊपर बार है तो एक बार 9 लिख दूंगा, और बाकी जितने बचे हुए अंक हैं उतने बार जीरो लगा दूंगा। तो कितने बचे थे, 2 और बचे, 2 जीरो लगा दूंगा। ये हो गया। प्लस आगे चलते हैं, तो देखो 5 और तो है नहीं, इसमें से कुछ घटाना नहीं होगा क्योंकि एक ही अंक है, और एक के ऊपर ही बार है 5 के ऊपर, तो एक 9 लिख दूंगा। प्लस में ऐसे ही ये 3 के ऊपर बार है, तो 3/9 घटाऊंगा तो कुछ है नहीं क्योंकि जीरो घटाऊंगा तो जीरो आएगा, और पहले अंक कितने हैं, 2 हो रहे हैं, तो 2 जीरो लगाऊंगा। तो इसे कैलकुलेट कर दूंगा, जो भी इसे कैलकुलेट करके आएगा वो आंसर हो जाएगा। देखो इसे कैलकुलेट करने के लिए पहले 900 तो इनका एलसीएम आ गया, 632 में से 63 जाएंगे, तो 632 में 63 गए तो ये 569 ये आया। प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना, 5/9 है, 9 से भाग दूंगा 500 आ जाएगा, प्लस ये 3, तो इजिकल टू कितना हो गया हमारा 500, और 1000 तो ये हो गया, और ये एक गलती हो गई, क्या चीज, ये जो है जीरो हम उतना लगाते हैं जितने के बाद
पॉइंट के बाद अंक होते हैं, तो पॉइंट के बाद 2 अंक थे, तो एक तो 2 का तो हमने 9 ले लिया था और एक ही 0 लगेगा, यहाँ पे सिर्फ 90 होता, तो यहाँ पर 90 होता, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अब हमारा 5690 आ जाएगा ना, जब हम लेसे लेंगे, इसमें से इसे घटाने में हो जाता 569, और 569 जब 900 लेसे लेंगे तो 10 की गुणा हो जाएगी, तो इतना हो गया। अब इन तीनों को जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 6193, ये आएगा बटे में 900। तो इसे अब भाग दे देंगे, जो भाग देंगे वही आंसर आ जाएगा। भाग देने पर हमारा ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 9 से बस इसे भाग देंगे। चलो, ये हमारे 20 क्वेश्चन हो गए हैं आज के, इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो फॉलो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।